नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इग्नू वाला पर। जैसे आप सभी को पता है, ये पूरा फरवरी का जो मंथ है हम लेकर आए हैं आपके लिए इंग्लिश की पूरी सीरीज। इंग्लिश का कोई भी सब्जेक्ट कोड आप हमें मेंशन कर सकते हैं और उसी की कॉन्सेप्ट क्लास आपके लिए हम लेकर आते हैं। तो आज आप देख पा रहे हैं जो आपका सब्जेक्ट कोड है वो क्या है, आपका BEGC 132। यानी इसमें बात करेंगे हम इंडियन लिटरेचर की। किसकी बात करेंगे? इंडियन राइटिंग की या फिर इंडियन लिटरेचर की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट कोड है, लेकिन थोड़ा सा हार्ड होता है। नॉर्मली आप इसमें देखेंगे कि इसमें थोड़े हार्ड टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस हम आपको क्लास में कराएंगे वही आपको क्या करने हैं, पढ़ने हैं। उन्हीं से ही आप क्या कर पाएंगे, 90+ स्कोर कर पाएंगे, चाहे आप एग्जाम दे रहे हो जून 2024 या फिर दिसंबर 2024 में। कुल मिला के ये क्या है, प्रीवियस ईयर सीरीज है। उनमें से प्रीवियस ईयर सीरीज में से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार आते हैं, हम उन्हें यहाँ पर क्या करके चलते हैं, टारगेट करके चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहला क्वेश्चन आज का क्या आपका बनने वाला है। इस क्वेश्चन पर जरा आप थोड़ी सी नजर मारिए। यही क्वेश्चन आपका बार बार एग्जाम में क्या होंगे, छपेंगे। तो आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, केवल इन्हीं पढ़ना है। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करके चलना है, इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार पढ़ना है और इन पे फोकस करते हैं। व्हाट आर द सिमिलैरिटीज, आपको बताना है क्या सिमिलैरिटीज है, यानी कि क्या समानता है, क्या समानता है। आप कहेंगे सर किस चीज में समानता की बात यहाँ पर हो रही है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर समानता पूछी जा रही है भक्ति और सूफी पोएट्री में, है ना। आपको पता है भक्ति आंदोलन जो था वो हिंदू धर्म में शुरू हुआ था, हिंदू धर्म को मॉडिफाई करने के लिए, सुधारने के लिए। और सूफी आंदोलन जो है आपका इस्लाम धर्म में स्टार्ट किया गया था। तो उस समय अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, अपने धर्म को बढ़ाने के लिए भक्ति संत हो चाहे सूफी संत हो, कोई भी हो, दोनों ने क्या लिखा था, कुछ पोइट्री लिखी थी। उन दोनों की पोइट्री में कुछ चीजें कॉमन है ना। चाहे पोएट्स की बात कर लो, चाहे पोइट्री की बात कर लो। पोइट्री आपको पता ही होगा दोस्तों, पोइट्री का मतलब यहाँ पर क्या है, कविता। तो इन दोनों प्रकार की कविताओं में क्या बात कॉमन मिलती है हमें, सूफी पोइट्री में और भक्ति पोइट्री में। देखिए, भक्ति एंड सूफी पोइट्री आर टू रिच ट्रेडिशन। ये क्या है, दोनों रिच ट्रेडिशन है, यानी कि बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बार बार आपको स्पिरिचुअलिटी देखने के लिए मिलेगी। स्पिरिचुअलिटी का मतलब अध्यात्म देखने के लिए मिलेगा, भक्ति देखने के लिए मिलेगी। अब एक बात बताइए, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है डिवोशन। क्या है दोनों में कॉमन? डिवोशन। डिवोशन का मतलब क्या होता है? भक्ति, यानी समर्पण। चाहे भक्ति आंदोलन हो चाहे सूफी आंदोलन हो, दोनों ही संतों ने किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी? डिवोशन को, कि हमें भगवान के प्रति क्या रहना चाहिए, डिवोट रहना चाहिए, समर्पित रहना चाहिए। साथ साथ इन्होंने कहा कि जीवन को जीने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? प्रेम, है ना। हर व्यक्ति से प्रेम करो, ईश्वर से क्या करो, प्रेम करो। ये था आपका भक्ति और सूफी आंदोलन में कॉमन पॉइंट, कि दोनों में डिवोशन की और दोनों में लव की बात यहाँ पर की गई। साथ साथ दोनों में बात की गई किसकी? मिस्टिज्म। मिस्टिज्म का मतलब क्या है दोस्तों? मिस्टिज्म का मतलब यहाँ पर यह है कि जो खुलासे हैं किसी भी धर्म को लेकर, जो खुलासे किए जाने चाहिए वो किए गए कविताओं और कहानियों में। इसके साथ साथ स्पिरिचुअल कस्ट। स्पिरिचुअल कस्ट का मतलब क्या है यहाँ पर, कि यहाँ पर अध्यात्म की बात की गई, है ना, रिलीजन की बात की गई, धर्म की बात की गई। आप कह सकते हैं ट्रूथ ऑफ लाइफ, है ना, ट्रूथ ऑफ लाइफ की बात यहाँ पर की गई। दोनों में फिलोसफी की बात की गई, है ना, फिलोसफी ऑफ लाइफ। फिलोसफी ऑफ लाइफ की बात यहाँ पर दोनों में ही की गई है। तो कहने का मतलब यह है कि दोनों में कॉमन बात क्या है, दोनों ही में, चाहे भक्ति हो चाहे सूफी पोइट्री हो, दोनों में लव और डिवोशन देखने के लिए मिलेगा, दोनों में मिस्टिज्म और स्पिरिचुअल कष्ट देखने के लिए आपको मिलेगा। तो ये कुछ पॉइंट है जो दोनों की पोइट्री में देखने के लिए मिलते हैं, और ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 से 4 बार आ चुका है। इसको आप एज इट इज लिख कर आएंगे, यही आंसर आपको पेपर में लिख के आना है। ठीक है, इसके अलावा क्या दोनों में कॉमन देखने के लिए मिलता है? दोनों में रिजेक्शन ऑफ रिचुअल्स। यानी चाहे भक्ति आंदोलन हो चाहे आपका सूफी आंदोलन हो, दोनों ही ये कहते हैं कि जो रिचुअलिज्म है, रिचुअलिज्म समझते हो, जो हमारे क्या है, रीति रिवाज है, जो हमारे फालतू के क्या है दोस्तों, रीति रिवाज है, रिचुअल्स हैं, है ना, जो हमारे कर्म कांड है, दोनों में क्या कहा गया है कि कर्म कांडों को त्याग देना चाहिए। जैसे हिंदू धर्म में आपने सुना होगा, यज्ञ करना, बलि देना, है ना, पशुओं की बलि देना, इन सभी रीति रिवाजों, कर्म कांडों को त्याग देना चाहिए, रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो रिजेक्शन की बात दोनों में की गई। उसी प्रकार जो सूफी पोएट है वो भी रिजेक्ट करते हैं किसको? सुपरफिशियल रिलीजियस रिचुअल्स को। यानी ऐसे जब भगवान के नाम पर या ईश्वर के नाम पर हम कुछ गलत कर रहे होते हैं और उसे धर्म बताते हैं, उन चीजों को यहाँ पर रिजेक्ट किया गया। साथ साथ यूनिटी ऑफ गॉड, दोनों ने ये माना कि भगवान क्या है, ईश्वर क्या है, एक है। तो इसलिए आपने सुना होगा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये आपने कलमा सुना होगा, पहला कलमा है कि ईश्वर जो है, खुदा जो है वो केवल एक है, सबका मालिक एक है ना। तो वही वाली बात है यहाँ पर कि यूनिटी ऑफ गॉड की बात की गई, कि भगवान क्या है, एक है। चाहे भक्ति आंदोलन हो आपका, चाहे आपका सूफी आंदोलन हो, दोनों में कहा गया कि ईश्वर क्या है, एक है। बस इतना सा फर्क है कि सूफी आंदोलन इस्लाम का था और भक्ति आंदोलन आपके कौन से धर्म का था? आप कहेंगे सर हिंदू धर्म का था। इतनी सी बात आपको याद रखनी। मजा आया एक क्वेश्चन में? तो हमने यहाँ पर 5 मिनट के सेशन में क्या किया है, एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जब भी आएगा, ये आप कुछ मेन पॉइंट्स यहाँ पर बना सकते हैं। चलिए,
अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हिंदवी। आपसे पूछा गया हिंदवी से आप क्या समझते हैं, तो आपको पता है हिंदुस्तानी जो लैंग्वेज है इसे हिंदी में भी कहते हैं, दूसरी भाषा में आप क्या कहते हैं, हिंदवी, है ना। तो हिंदवी भाषा से आपसे पूछा गया है कि हिंदवी क्या है, तो याद रखना है आपको, क्या याद रखना है यहाँ पर याद रखना है कि जो हिंदवी भाषा है, हिंदी रेफर्स टू एन ओल्डर फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज, यानी हिंदुस्तानी लैंग्वेज का जो पुराना रूप है उसे क्या कहते थे, हिंदवी सॉरी। सबसे पहले पाली और प्राकृत है ना जो आम बोलचाल की भाषा रही है, उसके बाद आपकी धीरे धीरे हम संस्कृत की तरफ आए, संस्कृत से हम हिंदवी की तरफ आए, फिर हिंदुस्तानी, और आज के समय हम इसे हिंदी भाषा कहते हैं। तो हिंदुस्तानी का ही पुराना रूप क्या है आपका, हिंदुस्तानी का ही पुराना रूप है आपका क्या दोस्तों, हिंदवी लैंग्वेज, है ना। ये क्या है, ये एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है। इंडो आर्यन का मतलब यह है हिंदी और आर्य लोगों को, दोनों लोगों ने मिलकर इस भाषा क्या किया है, विकास किया है। साथ साथ ये भाषा जो है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बोली जाती है, डेवलप की गई है, यानी भारतीय उपमहाद्वीप में इसका क्या हुआ, विकास हुआ है। इसके बहुत ज़्यादा लिंग्विस्टिक्स है, यानी ऐसी बात नहीं है कि इस भाषा के पीछे लॉजिक नहीं है, बिल्कुल इस भाषा के पीछे लिंग्विस्टिक्स भी हैं। लिंग्विस्टिक मैंने आपको आम भाषा में बताया था, किसी भी लैंग्वेज की टेक्निकलिटी, तकनीकी रूप से वो भाषा कैसे निर्मित हुई उसे लिंग्विस्टिक कहते हैं, और कल्चरल ट्रेडिशन भी इस भाषा में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कुल मिला के हिंदवी क्या है, हिंदवी एक ओल्ड वर्जन है, ओल्ड लैंग्वेज वर्जन है किसका, हिंदुस्तानी भाषा का। क्लियर। चलिए, इस भाषा में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, लिंग्विस्टिक देखने के लिए मिलेंगे। लिंग्विस्टिक का मतलब मैंने आपको बताया ना कि आपको बहुत सारी भाषाएं यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी, जैसे आपने देखा पर्शियन है, अरेबिक है, ये तो कुछ भाषा है ही, लेकिन आप देखो इसी हिंदवी भाषा को कहीं कहीं पर अलग तरीके से बोला जाता है, जैसे ब्रज भाषा है ना, खड़ी बोली। अब आप देखो हिंदी की खड़ी बोली पूरी दिल्ली में नॉर्मली बोली जाती है। आप कह सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो बागपत बड़ौत सहारनपुर वाला इलाका है, वहां पर भी आपको हिंदवी का कौन सा वर्जन देखने के लिए मिलेगा, खड़ी बोली वाला। तो एक भाषा और बोलनी अनेक, आपको पता है ना हमारे देश में 2000 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, और हर भाषा को अनेक बोलियों में बोला जाता है। अब जैसे आप देखो हिंदी है, तो हिंदी को ब्रज में अलग तरीके से बोला जाता है, अयोध्या में अवधी अलग तरीके से बोली जाती है, खड़ी बोली अलग है, और भोजपुरी अलग है। ये सब क्या है, पर हिंदी ही है, बशर्ते इनको बोलने का तरीका क्या है, अलग। हिंदवी समझ में आया, हिंदवी से मतलब क्या था यहाँ पर, हिंदवी मतलब ओल्ड वर्जन ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज। साथ साथ इस हिंदवी का प्रयोग बहुत ज्यादा लिटरेरी रूप में किया गया, यानी कि हिंदवी भाषा का प्रयोग कहाँ पर किया गया, साहित्य में भी हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया। हिंदवी इंक्लूड मेडिवल, कहाँ पर, जो मध्यकालीन भारत है, यानी मेडिवल हिस्ट्री है, उसमें आपको जैसे अमीर खुसरो, आपको पता है मुगल दरबार में रहे बहुत बड़े लेखक अमीर खुसरो ने क्या किया, जितनी भी पोइट्री की है उनमें उन्होंने क्या किया है, कोशिश किया कि हिंदी भाषा की थोड़ी सी क्या हो, झलक हो। साथ साथ इन्फ्लुएंस ऑन हिंदी और उर्दू, हिंदी भाषा ने किन दो भाषाओं को प्रभावित किया, हिंदी से ही जन्म लेकर निकली है आपकी क्या, हिंदी, और उर्दू तो आपको पता ही है अरबी से निकली है। तो आप एक बात बताइए, क्या एक देश के अंदर यदि हिंदी भाषा पहले बोली जाती थी और बाद में डेवलप हुई कौन कौन सी भाषाएं, कहीं कहीं हिंदी और कहीं कहीं उर्दू, क्योंकि हमारे देश में दो मुख्य धर्म माने गए हैं, एक हिंदू, हिंदी बोलने वाले ज्यादातर, और एक मुस्लिम समुदाय जो ज्यादातर पहले उर्दू बोलता था। तो इन दोनों भाषा पर प्रभाव रहा, इन्फ्लुएंस का मतलब समझते, हिंदी भाषा ने क्या किया, प्रभाव जमाया इन दोनों भाषाओं पर। तो आपको हिंदी भाषा इन दोनों में देखने के लिए यहाँ पर मिलेगी, उर्दू में भी और हिंदी में भी। समझ में आई कहानी। आप कहेंगे सर बिल्कुल इतनी कहानी में क्या है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन राइटिंग। अब आप ही बताइए, इंडियन राइटिंग का मतलब क्या, कुल मिलाकर यहाँ पर लिटरेचर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, आप कहेंगे सर यहाँ पर इंडियन लिटरेचर यानी साहित्य की बात हो रही है, भारतीय साहित्य की। साहित्य में सब कुछ आ जाता है आपका, कहानी कविता वगैरह। तो डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन राइटिंग, भारतीय साहित्य क्या करना है आपको यहाँ पर महत्व बताना है, इन इंग्लिश इन द सोशल कल्चरल कंटेक्स्ट। आपको ये बताना है कि भारतीय साहित्य इंग्लिश में किस प्रकार लिखा गया है, क्योंकि आपको पता है भारत का जितना भी साहित्य ज्यादातर हिंदी में लिखा गया है। अब मुंशी प्रेमचंद हो, है ना, या फिर कोई भी राइटर हो, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो, जयशंकर प्रसाद जी हो, ममता कालिया हो, तो ये सब क्या है दोस्तों, ये सब आपको हिंदी में राइटर देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन क्या इंडियन राइटिंग इंग्लिश में नहीं होती, बिल्कुल होती है। तो आपको यहाँ पर केवल उसका इंपॉर्टेंस बताना जो इंग्लिश में लिखी जाती है। तो इंडियन राइटिंग इंग्लिश होल्ड्स इमेंस सिग्निफिकेंस इन सोशल कल्चरल कंसेप्ट। बस सीधी सी बात है, अगर राइटिंग की जाएगी तो सोशल कल्चर कंटेक्ट पे तो होगी। अब देखो क्या क्या दिखाती है वो राइटिंग, कल्चर। सबसे बड़ी बात क्या है, कोई सी भी भाषा ले लो आप, भारत के साहित्य को चाहे हिंदी में लिख लो, भारत के साहित्य को चाहे इंग्लिश में लिख लो, शो क्या करेगा, क्या शो करेगा, कल्चर। इसके साथ साथ ग्लोबल रिकॉग्निशन। भाई आप ही सोचो, भारत के कल्चर को यदि अंग्रेजों को पढ़ाना तो कैसे पढ़ाएंगे, उनकी भाषा में। तो इसलिए इंडियन कल्चर को इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाने लगा। तो ग्लोबल रिकॉग्निशन बनी, हमारी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बननी शुरू हो गई इंडियन कल्चर की। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा क्या हुआ,
इसके अलावा लैंग्वेज एज अ ब्रिज, अब आप ये देखो लैंग्वेज एज अ कैसे काम करने लगी, यहाँ पर ब्रिज की तरह काम करने लगी। ब्रिज का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक तरफ ये लोग खड़े हैं, एक तरफ क्या खड़े हैं, ये लोग खड़े हैं। ये लोग क्या करते हैं, नॉर्मली हिंदी लिटरेचर लिखते हैं, हिंदी लिटरेचर, है ना। और जबकि इन लोगों की भाषा क्या है, इन लोगों की भाषा क्या है दोस्तों, इन लोगों की भाषा है फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश, है ना। अब बताइए ये हिंदी लिटरेचर इन तक पहुंचेगा कैसे, तो एक ब्रिज की तरह पहुंचेगा ना। अब इन दोनों के बीच में क्या बनाना पड़ेगा, एक हमें एक पुल बनाना पड़ेगा, और इस पुल को हमें क्या करना पड़ेगा, एज एन इंग्लिश मीडियम लैंग्वेज का हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। तो इंग्लिश भाषा के सहायता से हमने क्या किया है, हिंदी लिटरेचर को अंग्रेजों तक पहुंचाने की कोशिश की। तो एज अ ब्रिज यहाँ पर लैंग्वेज काम करती है। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश सर्व्स एंड ब्रिज, एक ब्रिज उत्पन्न करती है बिटवीन डाइवर्स लिंग्विस्टिक कम्युनिकेट्स, यानी कहने का मतलब यह है कि जब भारत में आप देख लो 2000 से ज्यादा लैंग्वेजेस हैं, तो इंग्लिश में अगर लिटरेचर को लिख दिया जाए तो उन्हें तमिल लोग भी पढ़ सकते हैं, है ना, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम या फिर कोई भी आपकी ओडिया भाषा वगैरह के लोग भी उसे पढ़ के समझ सकते हैं जिन्हें हिंदी नहीं आती। सोशल इश्यूज की बात इसमें होती है और चेंजेस की बात होती है। मैंने आपसे कितनी बार कहा भाषा बदलने से लिटरेचर बदल जाएगा क्या, नहीं। हिंदी लिटरेचर की खास बात क्या है, हमारी सोसाइटी को दिखाती है, सोशल चेंजेस को दिखाती है, हमारी क्या करती है, लैंग्वेज एज अ ब्रिज काम करती है, हिंदी भी, भाई सीधी बात है। लेकिन अगर यही भाषा इंग्लिश हो जाएगी तो क्या लिटरेचर की इंपोर्टेंस बदल जाएगी, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, लिटरेचर की इंपोर्टेंस तो वैसी की वैसी ही रहेगी, बस मीडियम ऑफ लैंग्वेज यहाँ पर बदल जाता है। समझ में आई आपको कहानी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एस्थेटिक ऑफ दलित कल्चर। देखिए मैं आपको फिर बता देता हूँ, एस्थेटिक्स ऑफ दलित कल्चर का मतलब यह है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है, मैं आपको कहूंगा एग्जाम में 100% आने वाला प्रश्न है, हर बार आता है और इस बार भी आएगा। एस्थेटिक ऑफ दलित कल्चर का मतलब क्या है कि जो भारत में दलित समुदाय है ना, जिसे हम सामान्यतः कहते हैं, हम अनुसूचित जाति कहते हैं, है ना, जिनको लेकर डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर ने क्या की थी, बहुत ज्यादा भूमिका निभाई थी, उन्हें संविधान से दर्जा दिया था, उन्हें काफी अधिकार दिलवाए थे। तो उस समुदाय की बात यहाँ पर हो रही है और उस समुदाय के एस्थेटिक्स की बात की गई है कि उस समुदाय को लेकर जो लिटरेचर लिखा गया है, दलित को लेकर जो साहित्य लिखा गया है ना, उस साहित्य की क्या एस्थेटिक वैल्यू है, क्या उसका सौंदर्यात्मक मूल्य है। समझ में आया नहीं आया क्वेश्चन, आप कहेंगे सर बिल्कुल। तो आपको याद रखना है कि जो दलित लिटरेचर है आपका, ये बात करता है यूनिक लिटरेरी, यानी अलग तरीके के साहित्य की बात करता है, जो कि किसके बारे में है, द वर्क्स ऑफ दलित राइटर्स, जो कि दिखाता है कि दलित समुदाय के लेखकों ने अपने समुदाय के बारे में किस तरीके से लोगों तक जानकारी पहुंचाई। दलित लिटरेचर नॉर्मली करता क्या है, एक्सपीरियंसेस बताता है। किसके एक्सपीरियंसेस बताता है, दलित समुदाय के। भाई सीधी सी बात है, अगर कोई दलित लिटरेचर है और अपने समुदाय के बारे में लिखना चाहेगा तो क्या बताएगा, अपने समुदाय के काम बताएगा, अपने समुदाय के एक्सपीरियंसेस बताएगा। साथ साथ ये भी वो बताते हैं नॉर्मली कि कैसे उन्होंने हिस्ट्री में, अतीत में बहुत से सोशल क्या कह सकते हैं, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर सहे हैं, कैसे उन्हें दबाया गया इतिहास में। तो नॉर्मली दलित लिटरेचर इससे रिलेटेड ही होता है। एस्थेटिक वैल्यू इसकी एक और भी है, ये नॉर्मली थीमेटिक फोकस का होता है, नरेटिव स्टाइल यानी कहानी की तरह नॉर्मली चलता है। थीमेटिक नेचर का मतलब क्या है, हर उसकी एक थीम रखी जाती है कि डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है ना, और रूल्स हो सकते हैं, या आप कह सकते हैं रूल्स अगेंस्ट दलित लिटरेचर हो सकते हैं। भाई आप ही सोचो, अगर आप एक दलित समुदाय के व्यक्ति होते, है ना, और आप क्या करते, अपने समुदाय को लेकर कोई लिटरेचर लिखते, तो भाई सीधी सी बात है उस समुदाय ने किस तरीके से संघर्ष करके वो चरम तक पहुंचा है, आज किस तरीके से वो समाज का एक अच्छा हिस्सा बन पाया है, ये सब आप उस लिटरेचर में लिखेंगे नहीं लिखेंगे। आप कहेंगे बिल्कुल सर, दलित लिटरेचर में अगर कुछ लिखा जाएगा तो दलित समुदाय या दलित कम्युनिटी के बारे में ही लिखा जाएगा। समझ में आई इतनी कहानी, बिल्कुल। तो यही है इसका सिग्निफिकेंस और एस्थेटिक वैल्यू। एक्सप्लेन द इंपोर्टेंस ऑफ ट्रांसलेशन। आप बताइए ट्रांसलेशन क्या होता है, आप कहेंगे सर अनुवाद, हम गूगल पर ट्रांसलेट करते हैं इन द इंडियन कंटेक्स्ट। आप बताइए भारत के कंटेक्स्ट में जो हम ट्रांसलेशंस करते हैं, कैसी ट्रांसलेशंस, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, नॉर्मली हिंदी लिटरेचर को पढ़ने के लिए क्या करते हैं, अगर मान लीजिए हम हिंदी लैंग्वेज नहीं आती, जैसे साउथ के पीपल हैं उन्हें नॉर्मली हिंदी लैंग्वेज में, हालांकि उन्हें आती तो बहुत सारी लैंग्वेज है लेकिन हिंदी में कमांड कम होती है, तो वो कौन सा लिटरेचर पढ़ते हैं, अगर वो हिंदी लिटरेचर को पढ़ना चाहते हैं तो वो उसका ट्रांसलेटेड फॉर्म पढ़ते हैं जो कि इंग्लिश में। तो ट्रांसलेटेड फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसलेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल, क्रूशियल मतलब बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रीजन क्या है, रीजन ये है भारत में बहुत ज्यादा क्या है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, भारत में विविधता ज्यादा है, भारत में भाषाएं बहुत हैं और दो भाषाओं के बीच में ब्रिज का काम करती है ट्रांसलेशन। जब तक एक भाषा का अनुवाद दूसरी भाषा में नहीं होगा तब तक हम उस भाषा को समझ कैसे पाएंगे। आप ही बताइए, हम इंग्लिश भी सीख रहे होते हैं तो ट्रांसलेट कर करके सीख रहे होते हैं। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, आप देखो अलग अलग भाषा के अलग अलग लिंग्विस्टिक होते हैं, है ना, हर भाषा क्या है। आप देखिए भारत में आपको पता है 22 ऑफिशियली लैंग्वेज है जो भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में 8th शेड्यूल में दी गई है, 22 भाषाएं जिन्हें मान्यता प्राप्त है भारत में।
उन 22 भाषाओं के बीच ट्रांसलेशन होना बहुत जरूरी है। अगर गवर्नमेंट का कोई रूल आता है तो उन 22 की 22 भाषाओं में उसे छापा जाता है, क्योंकि ये 22 भाषा हमारे यहाँ मान्य मानी गई हैं। और मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि ट्रांसलेशन क्या करता है, एक ब्रिज का काम यहाँ पर करता है लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने में। प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, आप ही बताइए कि अगर हमें अपने सांस्कृतिक विरासत को बचा के रखना है, हमें उसे प्रिजर्व करना है, तो कैसे कर सकते हैं? ट्रांसलेशन के थ्रू कर सकते हैं। आप ही देखिए, जो पुराने मुगलों के ग्रंथ जो नॉर्मली कौन सी भाषा में लिखे गए थे, अरेबिक भाषा में लिखे गए थे, वो आज तक पता क्यों मौजूद हैं? क्योंकि उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन कर दिया गया, उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया अंग्रेजों के द्वारा, इसलिए वो आज तक मौजूद है। वरना अरेबिक को अभी तक सिक्योर रखना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता हमारे लिए, क्योंकि वही चीज सिक्योर रखी जाती है जिसमें हमारा इंटरेस्ट बन जाए, है ना। और इंटरेस्ट अरेबिक में तो नॉर्मली नहीं था लोगों का, लेकिन इंग्लिश में अगर वो बन गया तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे छा गया, और फिर उस इंग्लिश से किस में किया गया? हिंदी में। तो नॉर्मली इंग्लिश को एज अ ग्लोबल लैंग्वेज माना गया। ज्यादातर भाषाओं का ट्रांसलेशन किस में होता है? इंग्लिश में। समझ में आई आपको कहानी? इसके अलावा नेशनल इंटीग्रेशन, आप ही सोचिए नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? कुल मिलाकर यहाँ पर नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब है एकता। पूरे भारत में आप देखोगे इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, तो लोगों के बीच में एकता को कैसे लेके आए, कैसे लोगों के बीच में यूनिटी लेके आए? तभी तो यूनिटी आएगी। जो हम बोल रहे हैं वो साउथ के लोगों को समझ में आए, जो साउथ के लोग बोल रहे हैं, जो कहना वो चाह रहे हैं अपने लिटरेचर के थ्रू, क्योंकि ये इंडियन लिटरेचर की बात है, तो वो नॉर्थ इंडिया के लोगों को समझ में आए, और जो नॉर्थ इंडिया के लोग लिटरेचर लिख रहे हैं वो वेस्टर्न इंडिया को समझ में आए। तो कहने का मतलब क्या है? कैसे समझ में आएगा? सबकी भाषाएं अलग अलग, सबकी बोलियां अलग अलग, केवल ट्रांसलेशन से। आप अपनी भाषा का ट्रांसलेशन उन 22 लैंग्वेजेस में कीजिए जिन्हें रिकॉग्निशन दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। तो उससे क्या होगा? नेशनल इंटीग्रेशन हो जाएगा, और क्या हो जाएगी? राष्ट्रीय एकता जन्म लेगी। एजुकेशनल एक्सेस, और आप ही देखिए, अब अगर एजुकेशनल एक्सेस की बात करूं तो आप देखिए इग्नू, इग्नू जो है नेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी है, इसलिए इसका मटेरियल आप देखेंगे बहुत सी भाषाओं में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसका मटेरियल आपको हिंदी में, इंग्लिश में, इवन इसके क्लासेस भी जो प्रोफेसर्स प्रोवाइड कराते हैं अलग अलग रीजनल सेंटर्स, स्टडी सेंटर्स पर, तो अलग अलग तरीके से क्या ये नेशनल इंटीग्रेशन का भी काम करती है, और उन लोगों तक शिक्षा पहुंचाने का काम करती है जो बहुत ज़्यादा क्या है? मार्जिनलाइज्ड हैं, जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड एरिया से आते हैं, जिन तक एजुकेशन की पहुंच नहीं है। वो चीज़ें हैं, वही इग्नू आज के समय में काम कर रहा है। एजुकेशनल एक्सेस की बात जहां पर आती है तो ट्रांसलेशन ही काम आती है। अब आप ही देखिए, यदि फॉर एग्जांपल आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नॉर्मली समझना, और आपके पास अगर मटेरियल की बात आए कि यूपीएससी के लिए कौन सा स्टडी मटेरियल बेहतर है, तो आप एक चीज नोटिस करेंगे जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे कि ज्यादातर मटेरियल आपको इंग्लिश में देखने के लिए मिलेगा। हिंदी वालों के लिए पढ़ने के लिए मटेरियल नॉर्मली बहुत कम होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मटेरियल तो ऑल ओवर इंडिया में लिखा जाएगा। आप ही बताइए, आप कहेंगे सर बिल्कुल मटेरियल तो लिखा जाएगा ऑल ओवर इंडिया में, लेकिन उसको पढ़ने वाले क्या होंगे? अलग अलग भाषा में होंगे। भाई सीधी सी बात है। तो एक ऐसी भाषा जो लिखने वाले राइटर और पढ़ने वाले रीडर के बीच में ब्रिज का काम करती है, वो क्या है? इंग्लिश, है ना। तो इसलिए आज के समय में ज्यादातर मटेरियल को इंग्लिश में लिखा जाता है। कोई राइटर जो यूपीएससी की बुक्स लिखता है नॉर्थ इंडिया का है, तो असम भाषा में लिखेगा, असमी भाषा में लिखेगा, या फिर भाई दूसरी लैंग्वेजेस में लिखेगा नॉर्थ इंडिया की। क्या वो हिंदी में लिखेगा? नहीं, वो कोशिश करेगा एक ऐसी लैंग्वेज में बना दूं जो साउथ से लेकर नॉर्थ, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक चले, और ऐसी ग्लोबल लैंग्वेज इस समय इंग्लिश को माना जाता है, और इंग्लिश को लेकर कोई वाद विवाद भी नहीं होता। समझ में आया? तो ये थी आज की हमारी कहानी BGC 132, जिसे हम कहते हैं इंडियन राइटिंग एंड लिटरेचर। ये 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे। आज के लिए केवल इतना ही दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। अगर आप अंत तक जुड़े हैं, पूरी क्लास आपने ली है मेरी, तो आप जरूर लाइक करें, और टेलीग्राम चैनल पर जरूर जाएं। आपको ये PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर मिल जाएगी। साथ साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।